अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नाजरीन, ब्रॉडशीट केस मजीद तूल पकड़ गया है, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। पीटीआई के किन लोगों के नए नाम सामने आए हैं, प्रोग्राम में ब्रॉडशीट केस के हवाले से नई तफसीलात सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में अपना जवाब जमा करा दिया है, अपने पुराने मौक़िफ़ से मुकर गई है। पार्टी पर क्या मुमकिन नताइज मुरतब हो सकते हैं, प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लास्टली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया है और मामला काबीना को भिजवाने के अहकाम जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के किन तय करदा असूलों की खिलाफ वर्जी हुई है, इसके बारे में भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले नाज़रीन आपको ये बता दूं कि अगले हफ्ते से मंडे से आप प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ हर पीर से जुमेरात को 8 बजे देख सकेंगे। क्लास साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। ब्रॉडशीट केस मजीद दिन ब दिन इसमें नई डिटेल सामने आई हैं, कुछ नई दस्तावेजात सामने आई हैं, नए नए लोगों के नाम सामने आए हैं। क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आमिर साहब और मैं अभी बैठे कुछ इस पर रिसर्च भी कर रहे थे, कुछ पढ़ भी रहे थे, कुछ हम डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे थे। हमारा ये ख्याल था कि ये जब अवार्ड आया, $28 मिलियन दे दिए गए, सारी कौम खुश हो गई कि चलें जी, $515 मिलियन मांग रहे थे, $600 मिलियन मांग रहे थे, 28 मिलियन पे बात मुक गई। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है, अभी कास्ट का भी बिल उन्होंने डाला है, $11-12 मिलियन वो आएंगे, सो ये 40 कोई मिलियन तक जाएगी। इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई थी, जो मुझे लगता है कि वो देखे, क्योंकि कौम यहाँ पे डरी हुई थी। हम भी तो अगेन कहते हैं, मौत दिखा के हमें तो बुखार पे राजी करते हैं ना, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल मिलिट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, मौत दिखाओ बुखार पे राजी। हम तो डसे हुए थे उसके रेकोटेक के, वो $6 अरब हो तेरे की, साथ में 1.2 बिलियन कार्गो, साथ में पता चला $28 मिलियन। अच्छा यार, खैर है यार, ये तो कोई भी शुक्र यार, तुमसे बच गए हैं। मौत दिखा के बुखार पे राजी किया ना इन्होंने। 28 पे किसी ने चू नहीं किया। आप नोट करें कि हम बड़ी बड़ी अमाउंट जो देखी बैठे थे कि यार चलो शुक्र है 28 पे काम टाल गया है। अब जो उस 28 की डिटेल सामने आ रही हैं भाई, वो एक आमिर साहब का अगर इजाज़त है जुमला मुस्तार ले लूँ, उधार ले लूँ कि कानों से धुआं निकल जाता है। इनका बड़ा एक तकिया कलाम होता था कभी कभार के, कानों से धुआं निकल जाए। तो जो मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे अपने भी कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया है और साथ में दुख होना भी शुरू हो गया थोड़ा सा। इसको आप इस पूरे केस को पढ़ें, वो छोड़ दें पहले क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, कैसे क्या, वो कहानी हम सुना चुके हैं, आपको दोबारा भी सुना देंगे किसी वक्त। इस वक्त ये है कि जब ये लोग जो टॉप में मौजूदा हुकूमत है पीटीआई, मुझे एक और ख़तरा लग रहा है आमिर साहब, ये फिर आके जो सांप जो है ना, ये सीढ़ी जो सांप की नेटी नींद से जाके वो नीचे गिरती है, मुझे खतरा हो रहा है रिपोर्टर के तौर पर, इसका रुख कहीं पीटीआई हुकूमत की तरफ ना हो जाए सर। मुझे तो यहाँ पे एक और बहुत सारे लोग ना इसमें फंसते नज़र आ रहे हैं, इसमें फैलते नज़र आ रहे हैं। जैसे उन्होंने बड़ी जल्दी की थी ना नारे मारने में, उन नवाज शरीफ साहब ने कि ना आपके बल्ले बल्ले हम केस जीत गए, और उन्होंने वहाँ ब्रॉडशीट ने अपने आप को वो कर लिया है, उन्होंने वहाँ से अपना दावा जो था ना उनके फ्लैट्स पे हटा लिया है, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। तो मुझे भी ये लगता है पीटीआई हुकूमत मिठाइयाँ जल्दी बांट बैठी है, क्योंकि जो नाम आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह का जिसका किरदार आ रहा है, करैक्टर आ रहा है, मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ये कुछ बनेगा, कोई बड़ी शायद सामने आने वाली है। कुछ तो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि इसको इन्होंने ये नहीं समझा कि ये इस मुल्क का पैसा है। मैं मौजूदा हुकूमत के लोगों की बात को नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को समझ जाए ज़रा, बात चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। कोई लंदन से मैंने भी मंगवाई हुई है, कोई हमने भी वहाँ रिपोर्टिंग की हुई है, मैंने अरशद शरीफ ने वहाँ साल 1.5 साल 2 साल कुछ कंटैक्ट्स हमारे भी हैं, तो लंदन से कुछ चीज़ें मैंने भी थोड़ी सी मंगवाई हुई, आने दें, वो मैं बाद में बकायदा नाम भी लेंगे, पता है मुझे आमिर साहब को, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिकन्फर्म करके ज़रा एतमाद के साथ बात करेंगे। खैर, अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे ही मुझे पता चलता है, और आमिर साहब विल बेल मी आउट, मैं इनको जानबूझ के गवाह बनाता जा रहा हूँ साथ में हर एक बात पे, क्योंकि कुछ इनके दोस्त भी शामिल हैं जिनके नाम इसमें आते हैं। खैर, तो उस पे जनाब ये लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान की, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, वज़ीर हों, सिविल मिलिट्री के हों, जो भी हों, इन्होंने हर यहाँ क्राइसिस को मौका समझा है। इनके लिए ब्रॉडशीट एक सोने की कान की तरह आया है। इन्होंने समझा सोने की कान खुल गई है लंदन में, और इसमें से हम अपना ये ऊँट पाकिस्तान का ज़िबा करते हैं। ये ज़रा बड़े इंटरप्रेटिक लोग हैं सारे माशाल्लाह, वैसे वो है, ये दुख हो रहा है, मैं पूरी बात नहीं कर पा रहा, सीरियस बताऊँ। इन्होंने कहा सोने की कान हत्थें चढ़ गई हमारे, इसको खोदते हैं, वो कहते हैं गोल्ड डिगर्स, हम गोल्ड डिगर्स बन गए।
लंदन की ब्रॉडशीट की कंपनी आ गई, उसने हुकूमत पाकिस्तान पे दावा किया हुआ है और पता नहीं 500-600 मिलियन डॉलर मांग रहे हैं। हम जाते हैं उनके साथ डील मारते हैं और उनको कहते हैं कि अब हम आपको ये पूरा जो अवार्ड आपको हो रहा है वो कराने में मदद करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान से हम लेके देते हैं, इसमें हमारा कितना शेयर होगा? मतलब हमारी साइड पे शेयर मांग रहे हैं। जी जी, बहुत सारे, एक थोड़े 5-6 लोगों के नाम आ रहे हैं। ये उसने खुद भी इंटरव्यू में भी कहा है। अब तो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनमें बकायदा, उन्हें डिटेल दिए 13-14 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट हमने गो थ्रू किया है, कोई देखा है, उसमें तो बकायदा नाम आ रहे हैं लोगों के, आ रहे हैं कि उसमें कुछ हमारे कोई मिलिट्री जनरल्स के नाम आ रहे हैं, कुछ हमारे वजीरों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े उसमें बिग गन्स हैं जिनका नाम आ रहे हैं। जो बंदा भी उनसे मिला है वहाँ पे अब तक कोई 5-6 पार्टीज का जिक्र है जो उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और एक ही बात पे तय कर रहे थे कि अवार्ड तो हम आपको ले लेते हैं, दे देते हैं, मदद करते हैं, हमारा शेयर कितना है? मतलब ये जो देग पक रही है यहाँ पे, इस देग में हमारा हिस्सा कितना है? इसमें से चावल निकालने हैं आपने, यहाँ से बिरयानी निकालनी है या आपने जो कुछ निकालना है, हमें इस प्लेट में, हमारी प्लेट में क्या है? इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो हमने देखे, अभी हम उनको कोट नहीं कर रहे, मैं जैसे का थोड़ा वेट कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनसे 5, 6, 7, 8 पार्टीज ने राब्ते किए, मौजूदा हुकूमत के कुछ लोग हैं, इन्होंने राब्ते किए, इन्होंने उनके साथ बैठ कर, लंदन में कुछ वकील थे, कुछ वहाँ पे अटॉर्नी थे, कोई वहाँ पे लीगल फर्म्स थी, अकॉर्डिंग टू दैम, जो उसने खैर अपने वीडियो क्लिप में भी कहा है उसने, मूसवी साहब ने, कि जो भी आया है, 1-2 के तो बताया भी उन्होंने कि उन्होंने कट मांगी उनसे। कट क्या होता है आम आदमी को वो बताने के लिए कि अगर 28 मिलियन डॉलर हम आपको लेके देते हैं तो इसमें से हमें 5 मिलियन डॉलर देंगे, 2 मिलियन डॉलर देंगे, कितना देंगे, हमारा हिस्सा क्या देंगे? अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसमें बहुत सारे वजीरों का नाम है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। आई होप कि दे विल कम आउट क्लीन और गलत साबित करेंगे जो बातें आ रही हैं। कुछ हमारे कुछ जनरल्स के नाम आ रहे हैं, उनका आई होप कि दे विल कम आउट एज वेल, बताएंगे कौम को। और इमरान खान साहब का भी कोई ये भी आ रहा है कि ये भी इनडायरेक्टली अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए राब्ते में थे, देवर ट्राइंग कि हम कोई सेटलमेंट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और बाज़ ऐसे इल्ज़ाम भी सामने, जो 1 बिलियन डॉलर की बात आ रही है कि 1 बिलियन डॉलर का उन्होंने बताया था मूसवी साहब ने कि ये 1 बिलियन डॉलर का क्या था, तो वो ये खबरें आ रही हैं जो वो उसमें कि वो सऊदी अरेबिया में पड़ा हुआ था 1 बिलियन डॉलर। अब सऊदी अरेबिया में समझ जाएं किसके पैसे हो सकते हैं वहाँ पे। तो वो जब उन्होंने इनको बताया है तो अकॉर्डिंग टू दैम वो बात लीक हुई और कुछ दिनों बाद सऊदी अरेबिया से उसी ही ब्रॉडशीट कंपनी को बताया गया कि भाई साहब, एक अलर्ट भेजा गया उनको कि जनाब आली वो जो 1 बिलियन डॉलर जहाँ पड़ा था वो सिंगापुर के किसी बैंक में साउथ ईस्ट एशिया में ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पैसे चले गए। सो इमरान खान साहब और कंपनी ये कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ कि हम कोई नई डील करें, शरीफों को परसू किया जाए, इनको यहाँ पे इनके पीछे लगा जाए, इनके सारी चीज़ें की जाएँ। एक साइड पे तो ये हो रहा है, दूसरी साइड पे जो डार साहब का नाम आ रहा है, जिन्होंने कहा जी कि वो जो हैं हम नवाज शरीफ साहब के भांजे भतीजे के तौर पर, वो ये फरमाते हैं कि जनाब ये भाई साहब आए थे और इन्होंने आके मुझे बताया था कि मैं उनका भतीजा भांजा, और बहुत सारी तस्वीरें जो थी इन्होंने वो भी दिखाई थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीरें आ रही थी। तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई साहब कोई आपके साथ हम कट तय करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप ज़रा ये जो एवन फील्ड वाला केस है ना, क्योंकि उनको एक ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही थी, इनकरेज कर रहे थे ब्रॉडशीट को कि आप हमारे साथ तो तय करें, हम करते हैं, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना एवन फील्ड वाली ये अटैच करें अपने उसके साथ, जो कोर्ट का फैसला आर्बिट्रेशन हुई है, आप इनकी प्रॉपर्टी अटैच करें ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे बैक होम पाकिस्तान में लोगों को बता सकें। अदरवाइज तो हम कर नहीं सकते कि हम इन पे, क्योंकि हमारे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन आप लोग, क्योंकि हाई कोर्ट का ये सारी फैसला है, इस एहसाब कोर्ट का, पाकिस्तान का एहसाब कोर्ट का फैसला निकाल के इन्होंने ब्रॉडशीट को दिया कि आप इसको पकड़ें और अदालत में जाके कहें कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, क्योंकि पाकिस्तान में कोर्ट ये कह चुका है कि ये जो है हुकूमत पाकिस्तान इनको फ्रीज कर ले। हालांकि लीगली तौर पर फिर कह रहे हैं वो नहीं कर सकते थे ब्रॉडशीट वाले, क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं था उनके नाम पे। सो उन्होंने इनको एनकरेज किया, बूस्ट किया और सारा कुछ किया। तक के जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे उसमें मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट डजन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, इवन सर्विंग में कह रहा हूँ, सर्विंग कह रहा हूँ, मिनिस्टर, कुछ मिलिट्री जनरल्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ इनके प्राइवेट दोस्त, उनके नाम आ रहे हैं जो मूसवी साहब से मिलते रहे, उनके अटॉर्नी से मिलते रहे, उनके साथ टेक्स्ट एक्सचेंज करते रहे, उनका सारा टेक्स्ट का रिकॉर्ड है उनके पास जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस किस ने उसमें टेक्स्ट किया। बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम विदहोल्डिंग दोज नेम्स, अभी मैं नहीं ले रहा। तो लगता ये है कि जो कल तक इसका सारा रुख जो है ना उधर शरीफों की तरफ था, तोपों का, गन्नों का, आहिस्ता आहिस्ता वो इधर ही आ रहा है, इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है क्यों हुकूमती वज़रा किस कानून के तहत जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए, फिर उसमें हमें भी कट मिले या हमें भी हिस्सा मिले? मुबैना तौर पे ये अभी बात ये है कि ये ब्रॉडशीट का केस चली जा रहा है। पहले जो ये चल रहा था ना
इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुशर्रफ गवर्नमेंट के ऊपर था कि उन्होंने किस तरह रोक दिया। उसके बाद ज़ाहिर है केसेस जो पीपल्स पार्टी के थे, जो मंसूरुल हक साहब वगैरह उनके दौर के थे, और फिर नून लीग तो थी ही, मगर इन सब ने अपनी अपनी सज़ा भुगत ली, इन सब की हुकूमतें चली गईं। नून लीग की तो बिल्कुल ही नवाज शरीफ साहब नाअहल भी हो गए, जेल में भी गए, ज़मानतों पे हैं, या आधा ख़ानदान भागा हुआ है या जेलों में है या ज़मानतों पे है। स्टोरी जो इसके अंदर है अब वो ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ा नारा उनका एहतसाब का था, तो ये उनके इर्द गिर्द बेतहाशा सवालात आ गए हैं। इसके अंदर ये जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनसे रिलेटेड या सोशल मीडिया भी चल रहे हैं कुछ उसके बिट्स एंड पीस, क्लास साहब इसकी बड़ी तफसील डिटेल लेके आई है, मजीद इसके कागजात आ जाएंगे। इसके अंदर सीधे सीधे नाम है कि जनाब हमारे अंदर घूम फिर के बाद वो ये जो क्लास साहब ने बयान किया है कि इनको पैसे रिकवर करने से ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इस रिकवर करने हमारा क्या हिस्सा है। रिकवरी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है लोग, जिससे कि पीटीआई को इसकी बहुत जल्दी से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी उन लोगों को जिनके नाम हैं, गुजराएँ, फिर उसके बाद वर्दी वालों के नाम है। हमारी तो जरूरत नहीं है नाम लेने की, कौन से असली हैं कौन से नहीं है, पर नाम लिया हुआ फलाने फलानों ने उनका नाम इस्तेमाल हुआ है या उनका नाम है, सो उनको भी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि जनाब ये क्या हो रहा है। और फौरी तौर पे मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी बली जो देनी पड़ेगी, जो इमरान खान साहब को वो चाहते हैं कि इनसे ये हट जाए, तो सबसे बड़ी बली तो शहजाद अकबर साहब की तो फ़ौरन देनी पड़ती है। ये इसलिए देनी पड़ती है कि इनकी जो एहतसाब के इनके सैफुर रहमान जो हैं वो शुरू से शहजाद अकबर साहब हैं। 2.5 साल में वैसे भी उनकी टगे की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल किसी किस्म का, वो सिर्फ बातें करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं। हम उन पर मरियम औरंगज़ेब के ऊपर उन्होंने फ़ौरन वो केस कर दिया, तो हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे वो हमें भी धमकी दें कि हमारे ऊपर केस करने की। मैं कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पेश कर रहा हूँ कि 2.5 साल के अंदर उन्होंने अभी तक एक आने की भी कोई ऐसी खातिर खा रिकवरी नहीं करवाई या नज़र आया हो कि इन्होंने पकड़वा दिए। बातें हैं, हर हफ्ते वो आ जाते हैं, टीवियों में भी बैठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ 44 कर चुके हुए हैं, बस ज़ीरो रिजल्ट है, ज़ीरो। और उनके ऊपर शक इसलिए आ जाते हैं कि एक बहुत बड़ी डील यहाँ पे पाकिस्तान पे हुई है जिसके मतलब कोई नहीं बोल रहा। वो ये था कि मलिक रियाज साहब के जो पैसे वहाँ से बरतानिया से जो रिकवर किए गए थे, वो बड़े आराम से जो है यहाँ पे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान का कर्जा देना था 416 या 456 अरब रुपया था, उसमें वो एडजस्ट हो गया। और वहाँ पे इनकी जो मलिक रियाज से जो है ना तस्वीरें नज़र आ रही हैं, मैं नहीं ये कह रहा उसमें ये शामिल है, मगर वो इनको जवाब देना है, वो गवर्नमेंट को देना है, वो अदालतों को भी देना है, किसी ना किसी को अदालत में भी जाना है कि ये रिकवरी का पैसा एक्सचेकर के पैसे में कैसे मिक्सअप हो गया, वो नहीं है, मगर उसके अंदर ये नज़र आ रहे हैं। फिर इनका मैं इसलिए भी इनके ऊपर ये मेरे सवालात अड़ जाते हैं, शक होते हैं कि इनका जो है सुमरो साहब के साथ यहाँ पे एक झगड़ा हो गया जायदाद का, इनके ख़ानदान की जायदाद का और सुमरो साहब की ख़ानदान के जायदाद का। दो हाथियों में लड़ाई हो गई और वो फैसला जो था ना एडमिनिस्ट्रेशन ने सुमरो साहब के हक़ में कर दिया कि वो बिल्कुल राइट पे थे। इन्होंने बदले के तौर पर यहाँ से DC साहब को फारिग करा दिया, इनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनकी वजह से हुआ गया। और ख़ास तौर पे इसलिए भी फिर मलिक रियाज का आया कि एक तो DC साहब से ये गलती हुई थी, दूसरी उसी दौर में मलिक तनवीर साहब की एक जायदाद का लिए हुक्म हुआ कि इनका कब्ज़ा हटाओ। उसी शजरे के अंदर जो है मलिक रियाज की प्रॉपर्टी आती थी, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी ईमानदारी ज़्यादा दिखाते हुए उनके भी गेट कूट फारिग कर दिए। उनको फ़ौरन जो बुलाया गया था, मलिक रियाज साहब की इतनी ताकत है कि आज़म खान और शहजाद अकबर साहब उस पर बहुत गुस्से थे, तो उनको जो हफ्ते बाद भेजना था तो फ़ौरन भेज दिया गया। अभी जो इन सारे मामलात में शहजाद अकबर साहब का मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात आते हैं क्योंकि सारे प्रोजेक्ट के मेन जो इंचार्ज हैं वो हैं। जी हाँ, ये मेरा ख्याल है कि वो टाइम आ गया है इमरान साहब को उनसे भी जवाब लेने का, उनसे हमें भी जवाब दिलवाने का, वरना ये सारा पुरानों का छोड़ दें, पुराने तो पहले ही फारिग हो गए हैं। इन्हीं करप्शन के चार्जेस ने, करप्शन की वजह से वो करप्शन की साबित हो गई हुई है, वो गवर्नमेंटें जा चुकी हैं।
आपकी गवर्नमेंट तो है और इसी उस पे आई है कि जनाब पुराने करप्ट थे, सो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको ये इसके अंदर जो जवाब आते हैं, जो कि आने वाले दिनों में, अब हमारा 8 बजे शुरू होने जा रहा है मंडे से प्रोग्राम, तो हम वो मजीद तफसीलात इस वीकेंड पे अगर नहीं आई तो वो ला के देंगे कि बाई नेम और आ रहा है। मगर ये प्रिवेंटिवली इसके अंदर सब उजरा को भी पता किन किन के नाम आ रहे हैं इसके अंदर, उनको भी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमें दे दें। क्लास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले पर नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि नैब और ऑडिटर जनरल जो हैं वो इस पर तहकीकात करें। क्या ये तहकीकात अवाम के सामने भी लाई जाएंगी? वैसे होना तो ये चाहिए था, इससे पहले भी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने इसका ऑडिट किया था, ये 2017-18 में, या इससे पहले मुझे याद आ रहा है। रिपोर्ट भी मैं ले आऊँगा उसकी, आप कहेंगे तो, मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मैं और कागज़ में फंसा हुआ था। उस वक्त भी इसके ऑडिट हुए थे और उसमें उन्होंने बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ उन्होंने पकड़ी थी। सबसे बड़ी जो उन्होंने उसमें पकड़ी थी, अहमद बिलाल सूफ़ी साहब जिनको वकील किया गया था और उन्होंने तगड़ी सारी फीस ली थी और $5 मिलियन की जो पेमेंट उन्होंने करवाई थी, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ही पकड़ी थी। इसलिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा आजकल आपको पता हो, कैबिनेट भी बड़ी नाराज़ हो गई है। उन्होंने भी बड़ी उन पर आके अच्छी खासी बैशिंग की है। जो भी आता है ना वो बैशिंग करता है। क्यों अब इमरान खान साहब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं और सारी कैबिनेट? क्योंकि अब इनके लल्ले तलल्ले और इनकी रिपोर्ट्स और इनके कंट्रैक्ट्स और उनके ऑडिट होना शुरू हो गए। उसका नया तरीका इन्होंने निकाल लिया कि थर्ड पार्टी करवा लो जनाब, वो फिरगोसन से करवा लें जनाब, वो KPMG होती, क्या नाम है, KMPG वगैरह जो भी, उससे करवा लें, जिनको ये खुद पेमेंट कर रहे होते हैं। उनकी क्या मजाल है जनाब आपके खिलाफ कोई वो दें? फिर इतना बड़ा हाथी पाला हुआ है आपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का, फिर बंद करें इसको। इनको अरबों रुपये हम क्यों दे रहे हैं? सो ऑल ऑफ सडन कल कैबिनेट में जनाब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के खिलाफ परसों उन्होंने बड़ी तकरीरें की गई हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे, फलां नहीं कर रहे, देखो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बला बला। कि मतलब ये था, इनके जहन में ये आ गया कि जो कोई मीडिया हाउस इन पे सवाल कर दे, कोई जर्नलिस्ट कर दे, कोई एंकर कर दे, कोई इनका अपना डिपार्टमेंट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान क्वेश्चन कर दे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को सबसे पहले अटैक करो ताकि लोगों को बताया जाए ये तो बेकार आदमी है, ये बिकाऊ है, ये लिफाफा है। चलो आप हमारे पे तो इल्जामात लगते हैं लिफाफों के, साफियों के भी, ठीक है जी, वही जो आके नुसरत जवेद साहब कहते होते, बड़ा उनका मशहूर है, 2 टके की नौकरी और जनाब लिफाफे। भाई मान लिया जी हम तो लिफाफे हैं, फेयर इनफ। और भाई साहब अब आप अपना ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आप पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? वो भी पैसे पकड़े हैं आपके मुखालफों से या वो कर रहे हैं, उनकी अच्छी खासी बैशिंग की कि मतलब ये है। तो ये डील सारी जो है, ये इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, जो इन्होंने बनाई है कि इसको ये ब्रॉडशीट को ज़रा इंक्वायर करें डील कैसे हुई। उसमें कोई आपने कोई ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के बंदे डाले हैं, कोई नैब के आपने बंदे डाले हैं जो इससे रिलेटेड थे, डाले ना, ज़रा उनको लें। या उसमें साथ में कोई आपने कोई पहले तो डालते थे ना, JIT टेप बनाते थे, कोई ISI का बंदा आपने डाला है? वहाँ से डालें ना, JIT कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो का डालें ताकि हमें पता चले ना। आपने कारके की इन्वेस्टिगेशन के उसमें यही डाले, ISI भी डाली, नैब भी डाला आपने, बाकी भी डाले आपने। जब उसकी रेकोटेक वगैरह की हो रही थी वो भी आपने किए। अब जब यहाँ पे ब्रॉडशीट आ रही है तो उसके लिए आपने 3-4 अपने वजीर डाल दें। और मादरत के साथ मैं कहना नहीं चाह रहा कि कुछ 1-2 के तो नाम भी आ रहे हैं। अब वो लोग, मैं थोड़ा सा हिंट ही दे सकता हूँ, जैसे आमिर साहब ने कहा हम क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हम अभी नाम नहीं ले रहे, ज़रा मुझे हाथ पक्का हम डलने वाला है, ज़रा वो आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो जनाब जिन लोगों पे इल्ज़ामात आ रहे हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी करके दें, और साथ में आप ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि जनाब पिछली में वो थी, लीड थी, फलां थी। तो भाई साहब आप एक काम करें, आप उसको मूसवी साहब को कहें, जब आर्बिट्रेशन होती है ना तो उसमें काम किया जाता है, दोनों पार्टीज़ की वहाँ पे कंसेंट ज़रूरी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एग्री करते हैं ओपन करने की। समबडी वाज टेलिंग मी, मुझे कंफर्म नहीं, अभी मैं दोबारा करके बता देंगे, कि मूसवी साहब ने कहा जी मैं कंसेंट देता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान वो पेपर जो है ना उनको वो करें, उनको वो पब्लिक करे, या हुकूमत पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे ऑन पेपर, ये शहजाद अकबर साहब कर लें कि हम इनको, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी बातचीत होना शुरू हो गया, नाम आना शुरू हो गए, जो हमारी वहाँ पे आर्बिट्रेशन का डॉक्यूमेंट साइन हुआ है बिटवीन आके 2 पार्टीज, हम उसको पब्लिक करना चाहते हैं। मूसवी साहब अगर इतने ट्रांसपेरेंट है और रोज़ाना बताते हैं मैं इमरान खान के साथ बड़ा सिंसियर हूँ, तो हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हम चलना चाहते हैं, तो हम हुकूमत पाकिस्तान रिक्वेस्ट करते हैं मूसवी साहब से कि आप हमें अलाउ करें वो डॉक्यूमेंट हम पब्लिक करें, ताकि अगर हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन हैं तो हम उसको क्लियर करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इमरान खान साहब खुद एक ट्वीट करके बात कहेंगे उनको, मूसवी साहब को, कहना मेरी तरफ से इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है, आप हमें इजाज़त दें और हम इसको पेपर जो है ना, जो आपके साथ तय हुए हैं, क्या डील हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, हम इसको पब्लिक करना चाहते हैं ताकि लोग देख लें उसमें क्या कुछ तय हुआ है, कैसे तय हुआ है, किस तरह हुआ है। अफसोस एक और चीज़ का हो रहा है, अल्लाह ने आप लोगों को बादशाह बनाया। मैं एक बात कहता हूँ, तो आप वजीर बन गए, आप बड़े बड़े जर्नल्स बन गए, आप बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बन गए, बड़े बड़े और पता नहीं क्या तोपें गन्ने F-16 JF थंडर बन गए आप लोग। आपको हर जगह पे यूं करना होता है,
वो कहते रहे दे जा कोई उसके लिए कोई अल्लाह के नाम पे जो 2-4 कोई टके हैं तेरी जेब में मुझे, मतलब है ये वहां पे इसमें गोरे शामिल थे, इसमें गोरे फार्म से, और इनको नहीं पता था इनकी एक एक चीज वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज को वो उस पे कर रहे हैं, उसको ऑन पेपर्स लेके आ रहे हैं, हर चीज को डिजिटाइज कर रहे हैं, और यही एविडेंस कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। ये उनको ऑफर कर रहे थे कि इस तरह की ब्राइब करने की, वो उस पे कहते थे, वो कह रहे हैं, गोरे कह रहे हैं, मूसवी कह रहे हैं नहीं जी हमके साथ हमारे साथ ये करप्शन की कट की बात ना करें हमारे साथ, बल्कि उन्होंने इनके 2-4 जो प्राइवेट लोग इन्होंने भेजे थे उन्होंने उनके साथ बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप लोग तो जब भी आते करते हैं कट की बात करते हैं, अब यहाँ प्रोफेशनल वो जो आपके सोलिसिटर्स हैं उनको हायर करेंगे, वो बात करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि यार हम कोई इतने पिनने, हम कहते हैं लफ्ज़ कहते होते हमारे साइड पे, इतनी पिननी कौम बन गए हैं कि कोई हमारा बंदा जाएगा ABCD निगोशिएट करने के लिए इस मुल्क के बिहाफ पे, इस अवाम की बिहाफ पे, इस स्टेट की बुनियाद पे, सबसे पहले पैसे मांगेगा उनसे और वो सारी की सारी चीज़ें आपको निकाल के दे देंगे, वो टेक्स्ट निकाल के दे देंगे, फलां फलां बंदे ने ये हमें टेक्स्ट किए हैं, फलां फलां बंदे ने हमसे इतने पैसे मांगे। फॉर गॉड सेक यार, मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि ये लोग जिससे मुज़ाकरात करने जाते पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दे, हमारा कट दें, और ये पैसा हमारा है उसमें से कट मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि तुम 5-10 मिलियन ये तुम कम करके हमें फायदा दे दो मुल्क को, वो कहते हैं मुल्क को नहीं, $5 मिलियन का मुझे फायदा दे दो। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, इसकी तमाम डिटेल जैसी आएंगी रिकन्फर्म करके आपसे शेयर भी करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में जवाब जमा करवाया, वो जवाब क्या है और उसके आगे इन फ्यूचर पार्टी पर क्या जो है वो नताइज मुरतब हो सकते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आमिर साहब के पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है रिगार्डिंग ब्रॉडशीट केस। आमिर साहब क्या न्यूज़ आई? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादा मोहतात हो रहे थे, क्लास साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, मगर हम जो है इसको नहीं दिखा रहे थे कि इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चंस हैं। फिर ये एक लीगल मैटर होता है और यहाँ नहीं तो बरतानिया में बहुत सख्त कवानीन है, हमारा चैनल वहाँ भी जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियल जो है ना कम्युनिकेशन है ब्रॉडशीट के वकीलों की और क्लाइंट्स के दरमियान में, तो पता नहीं कितनी दिखानी चाहिए। मगर ये एक हिस्सा इसका क्योंकि अभी कंफर्म हो गया है कि हम नाम ले रहे थे कि इसके अंदर वुज़रा के नाम हैं, तो जो एक इशारा उन्होंने दिया हुआ था उसमें नाम लेके वो असद उमर साहब का था। तो मैंने उनसे ब्रेक में रब्ता किया कि जनाब आपका भी नाम आ रहा है ये सारा, तो वो ये पोर्शन देख रहे होंगे। तो इसके अंदर ये जिक्र है कि ये कोई साहब थे, उनका नाम है ज़फ़र अली लिया जा रहा है, जो कि ब्रॉडशीट से मिल रहे थे पाकिस्तान के बिहाफ पे कि जी गवर्नमेंट को भी बिहाफ पे और इस्टेब्लिशमेंट और बला बला बड़े लोगों पे निगोशिएट कर रहे थे। तो उन साहब ने जो है ना नाम लिया हुआ था, उसके अंदर ये जिक्र था कि मिस्टर मूसवी जो था ना, मिस्टर अली, ये जो ज़फ़र अली told Mr. Mosvi that he was relying for support in Pakistan on Mr. Asad Umar, an industrialist and financier who had been a client of Mr. Ali when Umar was before the Supreme Court on contempt of 4 court charges, and also relied on एक मोहसिन बेग साहब का नाम लिया हुआ है, पता नहीं कौन से हैं, मगर यहाँ पे उनको मिनिस्टर गवर्नमेंट में लिखा हुआ है। मोहसिन बेग जो है NNI के मालिक हैं, तो वो मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं, अगर ये वही वाले मोहसिन बेग हैं, बार वो छोड़ दें। पर असद उमर साहब का नाम लिया गया और उसको इसमें एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट बताया गया है, फाइनेंशियल बताया गया है, और वो के क्लाइंट थे सुप्रीम कोर्ट में कोई कंटेम्प्ट के ऊपर जो है ना इस कम्युनिकेशन के अंदर बताया गया है। तो असद उमर साहब का कहना है कि जनाब मेरा अगर कोई ये बता दे कि कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी कंटेम्प्ट का कोई केस हुआ ही नहीं है, तो केस होगा तो ये मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इनका जो है ना ये झूठी बात है, ये झूठ यहीं से पकड़ा गया इनका कि जनाब ये मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, ये मेरे क्लाइंट थे, मेरा सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि शायद जो है उनका ख्याल है कि इन्होंने नज़र आ रहा है कि ये क्योंकि बीच में गो बिटवीन बने हुए थे, ज़ाहिर है इसका भी उसके अंदर माली मफाद है, तो ये ब्रॉडशीट को शायद अपना मुबालगा करके अपना बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे ताल्लुक़ हैं, और उसी फ्लो के अंदर जो ना और भी इन्होंने बड़े काफ़ी लोगों के वर्दी वाले और बगैर वर्दियों के नाम लिए हुए हैं कि जी मेरे ताल्लुक़ वाले हैं, तो उसी फ्लो में इन्होंने मेरा नाम भी लिया। उनका मैंने बड़ा ज़हन पर जोर डाला है, तो शायद मुझे याद पड़ता है
कि इलेक्शन के बाद इक्का दुक्का जो है ना, मैं इन साहब से एक आध दफ़ा मिला हूँ, और उसके अलावा जो है मुझे कुछ नहीं याद कि किस सिलसिले में इनसे मिला था और क्यों मिला था। और एक मुबम सा है कि आफ्टर द इलेक्शन के बाद एक आध दफ़ा मिला हुआ हूँ। ये असद उमर साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहना जी वरना मेरा कोई ना इस चीज़ से ताल्लुक़ है, ना मैं इनको जानता हूँ, ना ये मेरे कभी क्लाइंट मैं इनका रहा हूँ, ये टोटी वो है। मगर इससे ये ज़रूर अब हो गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट जिस पे हम अभी भी बड़े मोहतात हैं, पूरी नहीं दिखा रहे, वो पार्ट हमने ज़रूर दिखाया है जिसके अंदर असद उमर साहब ने कहा इसके अंदर और भी वुज़रा और बेताशा वर्दी और नॉन वर्दी वालों के नाम है। इससे कम से कम ये ज़रूर हो गया है कि ये साहब भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारी, अगर सारी नहीं तो कुछ थोड़ी सी सच्चाइयाँ या कुछ फैक्ट्स हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर जो नाम लिए गए हैं। तो असद उमर साहब ने, मैं ज़रूर कहूँगा बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी अभी नाम भी नहीं आया था और हमने भी नाम नहीं था लिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बड़े आराम से बता देता हूँ। तो आई जस्ट होप कि बाकी लोग भी जिनके इस तरह के नाम आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चौधरी साहब का कम्युनिकेशन मिनिस्टर लिखा हुआ है। अब वो मुझे नहीं पता हमारे कम्युनिकेशन के जितनी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे वो चौधरी साहब हैं या नहीं है, और भी लोगों के आए हुए हैं। आई होप कि बाकी लोग भी अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे, मगर स्पेशली मेरा ख्याल है पीटीआई को अभी जो है इसके ऊपर एक बड़ी तेज़ी से एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है कि अपनी साइड को कवर करें। ये शहजाद अकबर साहब के रोज़ के आउटबर्स्ट और वो जो तकरीर करके चले जाते हैं वो नहीं उससे काम बनेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवालात अब उन पे आए हुए हैं कि वो किसको मिलते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, और उनके माजी के ऊपर और हाल के ऊपर जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है। क्लास साहब, आपको नहीं लगता है कि असद उमर साहब स्टेटमेंट के बाद अब जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी मुसद्दिका होने पर बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है? दो तीन चीज़ें हैं। आमिर साहब ने अभी उनसे बात की है, एक तो वो कंफर्म कर रहे हैं जी मेरी उस बंदे से मुलाकात हुई है, और साथ फिर कह रहे हैं मतलब मिले हैं साथ इस सिलसिले में इलेक्शन के बाद वो कहते हैं मुझे याद पड़ता है कि शायद एक आध दफ़ा इलेक्शन के बाद मैं मिला हूँ। इस सिलसिले में बात यह है कि अगर कोई आपको, वो उनका जफ़र साहब का कह रहे हैं या जफ़र साहब का, अब इसमें दो तीन चीज़ें जो इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं कि असद उमर साहब से वो क्यों मिल रहे थे। असद उमर साहब से जो उस जफ़र अली साहब कहते हैं, जो उन्होंने उनको ब्राड शीट को बताया या उनके जो वो अटॉर्नी थे वो लीगल थे, इस डॉक्यूमेंट के बकौल जिसको असद साहब, जिसका एक पोर्शन कंफर्म कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात हुई थी, और इसमें रेफरेंस उन्होंने दी है असद उमर साहब के कि इनकी मुलाकात उनसे हुई थी और फर्दर बातचीत भी चल रही थी उनसे। इनसे मुलाकात की दो तीन वजूहत थी। एक तो कोई भी सेटलमेंट जब भी हो कि फाइनेंस मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकती, उनकी ब्लेसिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि पैसे उन्होंने अरेंज करने हैं, फंड्स उन्होंने अप्रूवल करनी है, वो आप उसमें ईसीसी में अप्रूव करते हैं, फिर आप उसका फैसला लेके कैबिनेट में जाते होते हैं। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर के बगैर $1 भी किसी पार्टी को अदा नहीं किया जा सकता। सो दैट्स ए मस्ट। सो असद से अगर मुलाकातें हो रही हैं और जफ़र अली साहब के बकौल कि मेरी असद से भी दुआ सलाम है, मैंने उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और ये मामला मैंने उनसे डिस्कशन भी की है और मैंने इनको टेक्स्ट भी किए हैं, टेक्स्ट भी आमिर साहब ने पढ़े हैं, रिप्रोड्यूस उन्होंने किए हैं कुछ वहाँ पे। सो इट मीन्स असद उमर साहब को हो सकता है भूल गया हो कि वो क्यों मिले थे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि असद उमर साहब से जो जफ़र अली साहब की मुलाकातें हो रही थी, उनकी जो अटॉर्नी थे या बैरिस्टर थे वहाँ पे, वो इसी मामले को डिस्कशन करने के लिए हो रही थी। They were discussing the broad sheet, इसका मुआहदा कैसे होगा, किस तरह करेंगे, कौन क्या करेगा, हमारी साइड पे क्या होगा। सो असद उमर साहब का यहाँ पे, हाँ एक चीज़ ज़रूर असद साहब को हम ज़रा, मैं ज़्यादा क्रिटिकल रहता हूँ, चलो मैं अपने मुंह से कह दूँ कि कहीं पे ये नहीं लिखा कि असद उमर साहब को किकबैक्स मांग रहे थे, असद उमर साहब कोई कट मांग रहे थे, या असद उमर साहब कोई पैसे मांग रहे थे, या इस तरह की चीज़ हरगिज़ इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। वो कुछ और लोगों से रिलेटेड है जो दरमियान में कोई गो बिटवीन थे, कुछ और लोग हैं जिनके नाम आ रहे थे, कुछ सिविल मिलिट्री हूँ या पॉलिटिशियंस हूँ। बहरहाल एक चीज़ उसमें तय है, असद उमर साहब रिकॉल करेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि आप अनलेस किसी ऐसे बंदे को नहीं मिलते, पर्टिकुलरली वंस यू आर फाइनेंस मिनिस्टर, कि जब तक आपको पता ना हो कि आपके साथ उसकी मुलाकात क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। सो अभी शायद वो जैसे मैंने कहा उन्हें याद नहीं आ रहा, लेकिन समहाउ ये एक उनकी, जैसे आमिर ने कहा ना, वो डिनाई भी कर सकते थे, हमारे यहाँ कल्चर है कि हम नहीं जी आई डोंट नो, या आमिर साहब को एक और कहानी डालते, मैं होता तो डाल देता इनको फ़ौरन। वो क्या कि आमिर भाई मिलेंगे तो मैं बताऊंगा पूरी बात आपको। फिर आमिर भाई ने ना पूरे 3 दिन उठना था, वीकेंड था ना, इन्होंने जागना था, मंडे तक पाकिस्तान का और बम फूट चुका होता, स्कैंडल कोई स्टोरी ना, आमिर साहब के पास टाइम था, मिलने जाते
तो ना उन्होंने कहा वर्जन वही देता है वर्जन जिसके दे दिया दिल में नहीं चोरी होती, तो इस वजह से जरूर है इस हद तक उनका ये शक जो है ना क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग नहीं बोल रहे, बाकी लोग नहीं, चुप है। ये आज चीज सामने आई है ना, अब देखते हैं बाकी बोलते नहीं बोलते। असद उमर साहब भी तो उस कमेटी में शामिल है ना जो इंक्वायरी कर रही है, नॉट रॉन्ग चार्जशीट को। तो असद उमर साहब पहले डॉक्यूमेंट जरूर जरा देख लें, मेरा ख्याल उन्हें देखना चाहिए। डॉक्यूमेंट देखने के बाद जिन जिन लोगों का नाम आ रहे हैं, मजे की बात है एक दो और भी उसमें इंक्वायरी में वो शामिल हैं, वो जिनके नाम आ रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जरा देखना पड़ेगा जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, इज इट वर्थ इट, वो क्रेडिबल है। कल को ये ना पता चले कि इंक्वायरी कमेटी के मेम्बरान में से 2-4 के गले में ये स्कैंडल फिट हो गया या ब्रॉड शीट वाला इशू जो है ना उनके करीब आ गया। सो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो स्टोरी है ना, ये जो इशू है, ये अंडे बच्चे देने वाला है, ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। जैसे उन्होंने मिठाइयाँ बांट ली थी ना शरीफ उन्हें बगैर विक्ट्री, वो पनामा, बाद में ये लंदन फैसला, मेरे मुंह में वो खाक वाली बात है। मैं कह रहा हूँ मेरा ख्याल इन्होंने भी जल्दी मिठाइयाँ बांट ली हैं सर जी, और कोई कॉन्सिक्वेंसेस इनको भी फेस करते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपना जवाब जमा करवाया है और आमिर साहब सारा का सारा मलबा उन्होंने एजेंट्स पर डाल दिया। कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी फंडिंग हुई तो वो पार्टी नहीं, वो एजेंट उसका जिम्मेदार होगा। ये बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है, वो इसलिए कि 7 साल से ये केस चल रहा है। 7 साल बाद फाइनली जो है पीटीआई ने मान लिया है, इकरार कर लिया है कि अब वो ये कह रहे हैं कि पहले तो बिल्कुल इससे डिनाइल में थे, अब वो कह रहे हैं कि जनाब अगर वहाँ पे फॉरेन फंडिंग वो हुई होगी तो हमारे जो है एजेंट्स ने की होगी, और अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ इमरान खान उन्होंने रिटर्न कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे एजेंट्स ने की है। तो एडमिशन से, इस कन्फेशन से जो है ना उनके खिलाफ काफ़ी इस बात का इम्कान हैं कि जब भी फैसला आए आ सकता है। अब उस पर सवाल ये हो रहा है कि क्या फैसला आ सकता है और क्या वो है। 2 किस्म की इस वक्त लड़ाई चल रही है माहिरीन, कानूनी और सियासी माहिरीन में, जो पहलवान है सारे मैकेनिकल ज़रात में। एक तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना हो ये तो ख़त्म हो गया मामला, और ये इनके ऊपर वो जो कह रहे थे कि जनाब तलवारें पीटीआई पे भी लटक रही हैं, तो जो लटकने वालों को वो एक तरीका एक मिल गया है कि बड़े आराम से इसके ज़रिए जो 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 एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक एक्सट्रीम व्यू ये आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इनके वो पैसे तो ज़बरदस्त 40 करोड़ के करीब जो है फंड्स वो होंगे, इनका निशान भी जा सकता है पार्टी का बल्ला। और जो कहने वाले कह रहे हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं कि जी पार्टी भी कलदम हो जाएगी, और कलदम होके जो है हो सकता है रुकनियत भी सबकी कैंसिल हो जाए और पीटीआई की गवर्नमेंट भी चली जाए। ये एक एक्सट्रीम व्यू है जो कि दरमियान में कुछ लोग जो दाना हज़रात हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये इस बात का इम्कान है कि इनके 40 करोड़ रुपया तो जब्त हो सकता है कि जनाब ये जो पैसे आए हुए हैं। उसके बाद ये शायद है कि अभी उनके पास काफ़ी ऑप्शंस पीटीआई के मौजूद हैं। गालबन वो इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे हाई कोर्ट में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर वहाँ से वो कुछ ना फैसला उनके हक़ में आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और फिर अगर उनके ख़िलाफ़ तब भी आ जाता है तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने रेफरेंस बनाना है, जो कि 2 साल ना बनाए, पता नहीं टाइम फ्रेम उसमें आता है या नहीं आता। और फिर वो सदर साहब की बात है, सदर साहब ने भी डिटरमिन करना है कि ये आया रेफरेंस आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। तो काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना मैनी स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, तो अभी दरमियान में काफ़ी सारी गुंजाइशें हैं। वो इसलिए भी कि पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद पड़ता है सिर्फ एक नैब की गवर्नमेंट थी, नेशनल अवामी पार्टी, जो कि बाद में ANP बन गई। उसको 70s के अंदर ये कलदम किया गया था, और जो मेरा आर्टिकल गालबन 17 है आइन के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उस सूरत में कि अगर पार्टी पे साबित हो जाए कि ना सिर्फ कि फॉरेन फंडिंग हुई है, वो मुल्क की इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ साजिश है, वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए वो अगर फंड्स फॉरेन आए तो पार्टी कलदम हो सकती है, और फेडरल गवर्नमेंट उसके खिलाफ रेफरेंस भेज सकती है। ये जो करप्शन का पैसा या इरेगुलरिटीज़ का पैसे का, उसकी इतनी एक्सट्रीम वो नहीं हो सकती, तो वो शायद नहीं बनता। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तो इम्पॉर्टेंट है कि ये अखलाकी तौर पे और पॉलिटिकली भी इसका नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो जलसा लेके जा रहे हैं पीडीएम वाले। ब्रेक का टाइम हुआ है, तो मैं इस पे भी बात करेंगे कि सियासी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं, क्योंकि पीडीएम ने ये ऐलान किया कि 19 जनवरी को वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। इस पे बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया है और ये मामला काबीना को भेज दिया। क्लास साहब, क्वेश्चन रेज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि क्या हुकूमत ने नईम बुखारी को उम्र की हद में नरमी दी है? वो कहते हैं ना कि मुनीर नियाजी साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत पंजाबी का, कुछ शहर के लोग भी जालम सन कोई सानू मरण का शौक भी सी। हर बंदे की सूरत हाल पे मतलब हर बंदे पे कभी ना कभी ये जुमला फिट आता होता है। नईम बुखारी साहब पे भी वो फिट आता है। भाई आपको ज़िंदगी में एक ही केस आपने जीता, बड़ा केस, बाकी सारी में सरकारी नौकरी की नैब के आप वहाँ पे कोई प्रोसिक्यूटर टाइप थे, रिटेनर टाइप लेते थे, बाकी आप शो करते थे, हमारे साथ झुकते हैं अच्छे शो भी करते थे। मैं खुद उनका बड़ा एडमायरर हूँ। ज़रूरी नहीं है जिन पे हम नाके दूँ उनकी मतलब दूसरी साइड के, मैं खुद उनकी बहुत सारी चीज़ों का एडमायरर हूँ नईम बुखारी साहब का। बल्कि आपको याद हो तो पहले दिन तो मैंने बड़ा ये वेलकम किया था, एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ समझदार एक मॉडरेट एक बंदा आया है और पीटीवी को ठीक कर। लेकिन वही वाली बात को सानू मरण का शौक भी सी। उन्होंने कहा जनाब कि नईम बुखारी साहब आ जाए और आते एक ठा फा जो आमिर साहब के चाकू छुरियाँ इधर दाएं बाएं ने ना मारे तो कौन कहेगा कि नईम बुखारी साहब यहाँ पे आए। अभी तक वो कौन है वो जिससे वो क्या रंद कांप रहा है, मतलब है उन्होंने आज से ही ऐसी एंट्रियां डाली। वो जटता खड़ा कर सैयद खड़ा वो लाहौरी जो वो इमरान खान साहब कहते होते ना, इमरान खान साहब को मैं कोट कर रहा हूँ मेरी जुर्रत तो नहीं है, उन्होंने जलसे में नहीं कहा था इमरान खान साहब लाहौरी रंगबाज होते हैं। इमरान खान साहब का जुमला है, उन्होंने तकरीर करते हैं। आप लाहौरियों के मुतालिक अपना जो कंटेम्प्ट है उसके लिए क्या मजाल है, मेरी क्या मजाल है, आप कहेंगे तो क्लिप में सुना इमरान खान साहब ने कहा था ये बात, कोट किया क्लास जलसे में कहा इमरान खान साहब ने कहा। तो वो रंगबाजी से चले मैं अपना कह देता हूँ हम रंगबाज हैं, तो वो बाज नहीं आते। उन्होंने जाते 3-4 रंगबाजियां की जो मेरा ख्याल है उनके स्टेचर के बंदे को थोड़ा बहुत बड़ी उनको जॉब दी गई थी। उनको थोड़ा सा उसकी सीरियसनेस देखनी चाहिए थी कि आपको इमरान खान साहब ने कंपनी ने रूल्स तोड़ फोड़ के आपको एक बड़ी सारी पोस्ट दीजिए कि पनामा का केस आप जीते थे। हालांकि पनामा केस जीतने की वन रीज़न आप थे, 99% रीजन कुछ और थी, हम उनमें नहीं जाते। आपको चेयरमैन लगा दे जनाब, और कुछ दिन तो जाएँ, थोड़ा ठंड प्रोग्राम करें, कोई थोड़ी सी मिठाई खाएँ, यारों दोस्तों को मिलें, मुबारकबादी का मैसेज आने दें, थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि जनाब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे आप कभी मुलाजमत करते थे या शो करते थे, अब वहाँ पे आप वो बन गए हैं, बास बन गए। उन्होंने कहा नहीं, पहले दिन उन्होंने ठाप ऑर्डर किया जी ये 15-20 लोग निकाल दो यार। निकल गए जी। क्यों निकाल दो? तनख्वाहें ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं तनख्वाह नहीं ले रहा। वो साकिब निसार साहब वाला मसला, पूरे पाकिस्तान को बुला लिया था साकिब निसार ने, तेरी तनख्वाह की नहीं है वो तू अच्छा 16 लाख ले रही है, वो मेरी तो 8 लाख है। उन्होंने किसी को वहाँ पे नहीं रहने दिया कि जिसकी तनख्वाह साकिब निसार से ज़्यादा थी वो नौकरी नहीं कर सकता था। इन्होंने भी यही काम पकड़ा, मैं तो पैसे नहीं ले रहा, तुसी किमें ले रहे हो जनाब, किन्ने ले रहे हो 10 लाख, वो इन्ने पैसे पकड़ो इन्हों फौरन। उन्होंने जाते ही ठाप जनाब शुरू की। उसके बाद उन्हें 15 लोग निकाले। भाई कुछ लोग काबिल भी होते हैं, पहले उनकी स्क्रूटनी कर लें, देख लें किस किस डिपार्टमेंट के, खैर वहाँ पे हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा जनाब कि आप यहाँ पे अपोजिशन को भी दिखाएंगे। अब ये पढ़ा लिखा बंदा मॉडरेट वहाँ की क्यों दिखाई है जनाब, ये तो इमरान खान साहब पीटीआई ये सरकारी चैनल ऐसी हुकूमत दिखावांगे, वो भी हो गया। हालांकि इतनी गलती है कि ये रियासत का चैनल, ये आप कहते नहीं है गवर्नमेंट का नहीं है। खैर, और अभी मैं उनका क्लिप देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे यार अब ये झुकते चल रहे हैं, चेयरमैन पीटीवी जो झुकते चला रहे हैं, झुकते नहीं करते, सम टाइम आपको सीरियस होना पड़ता है। जुगत का एक अलहदा शो होता है, अलहदा टाइम होता है, वो भी जरूर किया करें। आपको सही थी, मान लिया। वो क्या थी, और यार मेरे लिए तुसी कोई अगर मारने हो ना, मैंने कल अंडे मारने हो या मैंने तुसी कल टमाटर मारने, जरा फ्रेश लेना, नवे लेना, फलाने लेना। ये मैं उनका क्लिप खुद देखा जनाब वाली। अब आप अपने आप को खुद मजाक बनाते जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल इट वाज अगेन उस पर टू मच। प्लस उन्होंने वहाँ पे भी यही बात कि उधर जुगते मारी हैं। वहाँ पे जो कमेटी का इजलास हुआ था वहाँ पे अभी ये इन्फॉर्मेशन का, वहाँ जुगते चल रही हैं कि जनाब 3.5 लाख की तनख्वाह। वो पीटीवी के मुलाजमों को बता रहे हैं कि तुम्हारी तनख्वाहें कम है, बाहर से बंदे आए हैं तो वो ज़्यादा तनख्वाह लेंगे। उनका स्टाइल है, वैसे माफ़ कीजिएगा, ये आप जो है ना जुगतबाजी का लाहौर का है कि वो उसको बड़ा फख्र करते हैं। उन्होंने जुगते मार के जो है ना पनामा का केस जीता, वहाँ भी यही सिलसिला जारी। फिर मेरा ख्याल है अगर मुझे जुगते मारना पसंद है, फिर स्टेज में जाके थिएटर कर लूँ या जाके जो 11 बजे शो आता है, हमारा आता है, हमारे इसका आता है ना, वहाँ पे फिर मुझे बैठ जाना चाहिए अगर मैंने जुगते मारने। हर चीज़ का, हर पर्सन का अपना स्पेसिफिक इंप्रेशन होता है, और ये आपका जो ओहदा होता है उसकी डिमांड होती है। चेयरमैन पीटीवी के ओहदे से जुगते तवक्को नहीं की जाती, कुछ पॉलिसी मैटर्स वो किया जाता है। खैर उसमें वो हो गया। अब वो चले गए हैं वहाँ पे, कुछ उन्होंने वो चैलेंज कर दिया है। उसमें उन्होंने 3-4 बड़े अहम सवालात उठाए हैं जो इनका तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें फिट होते हैं। एज की बात सबसे बड़ी अहम है कि 72 साल शायद इनकी उम्र है। कासमी साहब पे भी ये एतराज़ था। उसमें एक चीज़ थी कि कासमी साहब सैलरी ले रहे थे, ये कहते जी मैं सैलरी नहीं ले रहा, ठीक है जी। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने सवालात हाई कोर्ट ने उन्होंने चीफ जस्टिस ने अतर मनीला साहब ने उन्होंने कहा हुजूर ये सिर्फ एक शर्त काफ़ी नहीं होती कि आप तनख्वाह नहीं ले रहे तो लिहाजा अब आपको बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी गई है कि आप जो चाहें कर लें क्योंकि तनख्वाह नहीं लेते पूरे का पूरा पाकिस्तान को। नो, इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि वहाँ अताउल्लाह कासमी साहब का जब केस गया था जिसमें रिकवरीज डाली गई थी तनख्वाह की दीगर,
उसके अलावा भी 7-8 कुछ और कंडीशनैलिटीज़ भी थी। वन मेन कंडीशनैलिटी में, बाकी में अभी नहीं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, इश्तिहार नहीं हो, छोड़ दें 2 मिनट के लिए, वो ये थी वहाँ पे कि अगर कोई बंदा जिसको 65 ईयर प्लस पे आप अपॉइंट करेंगे, एज रिलैक्सेशन देंगे, आपको उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, बाकायदा कैबिनेट को देनी पड़ेगी, वजीरों को देनी पड़ेगी कि हम इस बंदे को, कितना गैर मामूली आदमी है, इसको हम वहाँ पे चेयरमैन या पीटीवी लगाना चाहते हैं, तो लगाना क्यों ज़रूरी है, लिहाजा हम इसको आके वो एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 7 साल की दे रहे हैं। तो जनाब यार उन्होंने कहा जनाब कि जो आपको बताया गया है, मैंने भी कुछ पेपर देखे हैं, उसमें कहीं पर अब तक अगर कोई है तो मुझे दिखाएं, कोई एज रिलैक्सेशन वहाँ कैबिनेट ने नहीं दी थी। मेरा ख्याल एज का इशू वहाँ डिस्कस भी नहीं हुआ। अगर हुआ भी है सपोजली, तो अगर फैसला फिर इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि जिसमें इमरान खान साहब और इनकी कैबिनेट ने वो रीजनिंग दी है कि नहीं, बुखारी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीटीवी लगना कितना ज़रूरी है। रीजनिंग एक ही हो सकती है अगर वो उन्होंने दी है कि इन्होंने जो हमारा पनामा केस इन्होंने जीता था, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और हम उसके बाद आके इक़्तिदार में आए, तो दैट कुड भी वन ऑफ द मेजर रीजन्स के जिसकी वजह से नहीं बुखारी साहब बने थे। बहरहाल इसको पढ़ते हुए, इसको देखते हुए नहीं बुखारी साहब का मुझे तो यही लगता था कि इसके बाद कैबिनेट आप उनके लिए कितनी खड़ी होती है, दोबारा वो उन समरियां पेश करनी है, क्या फैसला आता है। बहरहाल वक्ती तौर पर ज़्यादा आप गुस्से में मेरा ख्याल आगे हैं। वो मैंने पहले दिन तारीफ की थी, मेरी ख्वाहिश थी कंटिन्यू करते हैं कि ये वो रीजनिंग सिर्फ यही रहती है, पनामा नहीं है मेरा ख्याल, क्योंकि वो एक हमेशा से अच्छे फनकार रहे हुए हैं, बड़े पीटीवी के साथ मुंसलिक रहे हुए हैं, ड्रामों में भी रहे हुए हैं, टॉक शो भी करते रहे हैं और आर्ट और उसके साथ हमेशा मुंसलिक रहे हैं। रीजनिंग काफ़ी सारी बन जाती थी, बड़ी उनसे उम्मीदें हैं, पर थोड़ा सा कई चीज़ों में मैं भी थोड़ा सा मायूस हो रहा हूँ, आपसे थोड़ी सी मायूसी जरूर शेयर कर रहा हूँ। मगर यह है क्योंकि पिछलों से भी मायूस थे, तो इसलिए इनसे उम्मीदें ज़्यादा थी कि ये आके बेहतर करेंगे। तो आई होप के कोई कॉमन सेंस विल प्रिवेल इन द एंड, और वो ना बताना भूलिएगा कि मंडे से हम 8 बजे कर रहे हैं। एग्जैक्टली नाज़रीन, इंशाल्लाह मंडे से थर्सडे तक अब हमारा प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ आप 8:03 पर पब्लिक न्यूज़ पे देख सकेंगे। इंशाल्लाह कमिंग मंडे से आपको आपके से हमें 8 बजे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।